नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक टॉपिक के बारे में बताने आए हैं जो आपका पेपर कल की डेट में मतलब 4 अप्रैल को होने वाला है, साइंस का पेपर। उसमें ऑलरेडी हमने एक फिजिक्स का एक टॉपिक बना रखा है, खंड का हमने क्लियर करा रखा है। और आज मैं आपको इस वीडियो में खंड का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, रसायन विज्ञान का जो टॉपिक होता है, उसके विषय में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो आप अगर स्टार्टिंग से और अंत तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं और किस कैटेगरी के प्रश्न आपको इसमें करने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, चूँकि इसमें कुछ मॉडल पेपर है वो सॉल्व कराया जाएगा और बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए ये होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। खंड का ऑप्शन है, खंड का हमने ऑलरेडी फिजिक्स का बना दिया है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाकर इस वीडियो के लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये खंड का ऑप्शन आपको बताया जा रहा है रसायन विज्ञान का हाई स्कूल क्लास 10th। इसमें आपको बताया जाएगा कि चूँकि उसमें 4 प्रश्न आए थे, चारों हमने क्लियर करा दिया था। इसमें आपको प्रश्न नंबर 5 का ये स्टार्टिंग होगा, क्योंकि वो खंड का 4 प्रश्न है तो वो पहले आएगा। उसके बाद खंड खा का पहला प्रश्न जो आएगा वो 5 नंबर का मतलब 5वां प्रश्न कहा जाएगा। उसका का ऑप्शन होगा कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, मतलब वह कौन सा पदार्थ है। ऑप्शनल होगा इसमें, ये MCQ जिसे बोलते हैं बहुविकल्पीय, कि उसमें आपको एक सही होगा उस पर टिक मारना होगा। तो प्रश्न है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है यदि जल में डाल दें तो जल में जो जीवाणु है वो मर जाएंगे और जल पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर ही हमारा होता है वो जीवाणु रहित पदार्थ जिसको जल में डालने से जल पूरा जीवाणु रहित हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ये होता है हमारे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। और इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण क्या है, क्योंकि विरंजक चूर्ण हो या ब्लीचिंग पाउडर हो या CaOCl2 हो, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला प्रश्न। और इसमें दूसरा जो खा आएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या बनाता है। अगर सल्फर डाई मतलब SO2, सल्फर डाई का जलीय विलयन, अगर जल में इसको घोल देंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, तो कौन सा उत्पाद हमें मिलेगा। वो उत्पाद किस कैटेगरी का होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा या उभयधर्मी होगा। तो आपको मैं क्लियर करा दूं कि यहाँ पर जो आप सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिश्रण करेंगे तो आपका जो मिलेगा वो अम्लीय होगा, जो आपका उत्पाद होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो जो गा ऑप्शन आएगा वो उसके बारे में बता दूं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया आपको पता होगा, या फिर अपचयन होगा, उपचयन होगा, ऊष्माक्षेपी होगा या ऊष्माशोषी होगा। आपको अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी आप पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ऊष्माक्षेपी से ही होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बता दूं क्या चीज़ होती है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद बने और साथ साथ ऊष्मा निकले, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जब श्वसन शरीर के कोशिकाओं के अंदर होता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसी को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये आप पता चल गया होगा आपको। तो 5 का ये तीनों हो जाएगा आपका। जो अगला प्रश्न आएगा, या हो सकता है यही भी आ सकता है और हो सकता है कुछ दूसरा आए, लेकिन ऐसे ही कंडीशन में आएगा। 5 का हो गया का खा गा। अब आएगा छठा प्रश्न कि छठा प्रश्न का जो ऑप्शन होगा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। तो हो सकता है कि वो सिर्फ आपका फार्मूला पूछे, हो सकता है इससे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाए और ऑप्शन में आपको सर्च करना पड़े कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ तो मैं आपको क्लियर करा दूँ, ये जो चीज़ है NaHCO3 और Na2CO3 × 10H2O, यही हमारे धावन सोडा का फार्मूला होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, धावन सोडा जो सोडा होता है या धोने का सोडा होता है, कपड़ा धोने का, वो Na2CO3 × 10H2 वो होता है।
ये हो जाएगा आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। अब दूसरी चीज़ है जो खंड खा का प्रश्न 6 का खा वाला ऑप्शन है, उसमें आपको किस कैटेगरी का प्रश्न होगा। लाइक ऐसा हो सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। हो सकता है 2 उपयोग भी आ जाए, लेकिन आपको यहाँ पर एक उपयोग बता दिया जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम एक पदार्थ होता है। जिप्सम में अगर पानी मिला दिया जाए और उसको 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो जो उत्पाद बनेगा वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। यहाँ पर एक समीकरण है, हमने एक क्वेश्चन बना रखा है, वो आप देख लीजिए। CaSO4 ये हमारा जिप्सम का फार्मूला होगा, जिप्सम ये होगा हमारा जिप्सम। CaSO4 जिप्सम है। इसमें अगर पानी के अणु मिला देते हैं या पानी अगर इसमें मिला देते हैं और उसको 373 केल्विन टेम्परेचर पर अगर गर्म करना स्टार्ट कर दें तो हमें CaSO4 इंटू 1/2 H2O, मतलब CaSO4 इंटू हाफ 1/2 H2O जो होगा वो हमारा उत्पाद मिलेगा। और ये उत्पाद जो है यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए, जिसको आप POP करते हैं, POP घर में जो POP लगवाते हैं वो सारी चीज़ें यही हैं। तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O ये हमारा उत्पाद बनेगा। साथ ही साथ 1 से 1/2 H2O का जो जल का अणु होगा वो बाहर निकल जाएगा, जो कि इसमें उपस्थित नहीं रहेगा। इसका जो कुछ यूजेस हैं वो क्या है कि उपयोग, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है वो घर को प्लास्टर कराने में, POP लगाने में होता है, मूर्ति बनाने में और खिलौने बनाने में भी प्रयोग होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न में एक उसका यूज पूछें, उपयोग 2 पूछें, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न आता है गा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। जो प्रेजेंट टाइम का आवर्त नियम है, आवर्त नियम वो क्या है। किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ये आपके लिए प्रश्न हो सकता है। तो इनका जो आधुनिक आवर्त नियम है, तत्वों को गुणधर्म, जो तत्वों का सॉरी यहाँ पर तत्वों का है, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जो अगला प्रश्न आएगा कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो इसके बारे में बता दूं कि तत्वों का जो गुणधर्म होता है उन पदार्थों के या परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये इसका परिभाषा होगा। और किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर जो आवर्त सारणी आपको मिलती है उसमें अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या पे क्या परिवर्तन होगा, तो उसमें तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये आपका 6 का गा, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ हो जाएंगे, तीनों प्रश्न। अब बात करते हैं अगला प्रश्न आपके लिए कैसा हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 का जो का ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित के IUPAC नाम क्या होंगे। तो ये तो क्लियर है कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें किसी न किसी चीज़ का IUPAC नेम जरूर आएगा लिखने के लिए, और आपको ये याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन लिए हैं, आपको इसी के माध्यम से कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर है HCHO। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा दूँ कि जिस भी समीकरण को आप देखें या जिस भी आप फार्मूले को देखें, अगर उसमें एक कार्बन है तो आपका मेथेन हो जाता है, मतलब मेथ वाला ग्रुप हो जाता है। तो ये आप कर दीजिए मेथ। और जिस ग्रुप में HO आए, मतलब ये ध्यान देखिएगा, C मतलब C तो कार्बन मेथेन के लिए हो गया, और उसके साथ HO आ जाए। HO आने के बाद आपको उसमें अल जोड़ देना होता है। अल क्या जोड़ देना होता है? अल। मतलब कहने का हुआ कि जिस वाले फॉर्मूले में CHO लिखा होगा उसका जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो उसमें अल जोड़ देंगे। तो मेथे ये होगा नल, मेथेन है तो मेथेनल, इसमें अल जोड़ने पर मेथेनल हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा मेथेनल। तो ये मेथेनल, IUPAC नेम इसका मेथेनल है। इस चीज़ को आप देखिए कि यह चीज़ क्या हो सकती है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। तो मेथ एथ प्रोप, पहला है तो एक मेथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा, और 3 है तो प्रोप होगा। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये होगा प्रोप, ये हो जाएगा प्रोप तीसरा। लेकिन जिस भी फार्मूले में OH दिया हो तो उस वाले फार्मूले में आल आपको जोड़ देना होता है। तो प्रोपेन हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा आ वाला आल है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इसका जो IUPAC नेम होगा प्रोपेनॉल होगा, और इसका मेथेनल होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर CHO या HO हो तो अल जुड़ेगा, और अगर OH हो तो ऑल जुड़ेगा। तो इस वजह से ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये आप समझ गए होंगे कि आपको कैसा
आईयूपीएसी नेम लिखना होता है। और ये जो पूरा लिखा है ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, या फॉर्मेल्डिहाइड है, और इसको आईयूपीएसी नाम में कहेंगे मेथेनॉल। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो 7 का खा होगा वो ऐसा प्रश्न आपके लिए हो सकता है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। संक्षारण वो चीज़ होती है कि जैसे आपने देखा होगा लोहे में पीले टाइप का एक जंग लगा होता है, जिसको आप हिंदी में मूर्छा भी कहते हैं, तो उस जंग को ही संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण की परिभाषा जो होगी, संक्षारण, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए कि संक्षारण जो एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसका जो परिभाषा होगा कि जब कोई धातु मतलब लोहा ही समझ लीजिए, अपने आसपास के अम्ल और नमी आदि के संपर्क में आ जाती है, तब ये संक्षारित होने लगती है, मतलब इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और इस जंग लगने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। आप समझ गए होंगे। और इसका जो फार्मूला होता वो होता कैसे है, ये हो गया, ये फी हमारा लोहा हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया। ये जो एक्स लिखा है ये नमी के लिए यहाँ पर यूज हुआ है, और H2O मतलब पानी रहेगा तभी नमी होगी, तो यक्स सिर्फ यूज हुआ है नमी के लिए। तो अगर लोहा आप रख देते हैं और ऑक्सीजन हर जगह पर पहुंच जाती है अपने आप, और नमी में अगर पानी है तो नमी होगी जरूर। ये तीनों अगर ये संयोग करेंगे तो संयोग करने के बाद 2Fe3O3 इंटू XH2O। एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि नमी का यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं होता, तो एक्स जो है नमी के लिए यहाँ भी यूज कर दिया जाएगा। तो 2Fe3O3 इंटू XH2O जो मिलेगा ये हमारा उत्पाद मिलेगा, और यही पूरा उत्पाद जो होता है जंग कहलाता है, या हाइड्रेटेड फैब्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये होता है हमारे जंग का फार्मूला। जो मूर्छा होती है लोहे पर या किसी भी चीज़ में जब जंग लग जाती है तो उस जंग का जो फार्मूला होता है ये होता है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं लास्ट वाला प्रश्न। जो लास्ट प्रश्न आपके लिए आएगा, हो सकता है कि किसी चीज़ की परिभाषा लिखने के लिए या कोई चीज़ निर्माण करने की विधि पूछी जाए कि प्रयोगशाला में मेथेन गैस एथेन गैस बनाने की प्रयोग विधि लिखिए, और हो सकता है आपके पास टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, जो कि ज़्यादा चांसेस आपके टिप्पणी लिखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसमें आपको नंबर भी पूरे के पूरे मिलते हैं। यहाँ पर जो टिप्पणी लिखनी है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर ही लिखना है, क्योंकि ये जो लास्ट का प्रश्न होता है सबसे ज़्यादा नंबर का होता है, लगभग ये 7 नंबर का रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है समजातीय श्रेणी, हाइड्रोजनीकरण और योगात्मक अभिक्रिया, इन पर आपको लिखनी है टिप्पणी। तो इनको टिप्पणी मैं एक एक करके बहुत आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो आप पूरा देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन था वो था समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है और उसके साथ फार्मूला आप देख लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, ये हमारा सामान्य सूत्र है, एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब जिनका समान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह अभी मैं क्लियर करा दूंगा क्या होगा। तो ये जो देखिए आप एक चीज़ देखिएगा कि इसमें CH3 है, इसमें भी CH3 है और इसमें भी CH3 है। तो 1 2 3 ये तो तीनों सीरियल वाइज हैं, तो ये हो गए श्रेणी क्रम में। अब समजातीय क्या है कि समान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन OH, और यहाँ भी OH और यहाँ भी OH है, तो इनका जो क्रियात्मक समूह है वो भी एक जैसा ही है, और ऐसी कंडीशन को समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिएगा एक चीज़, CH3 मेथ होता है और OH क्या जोड़ देता है, ऑल जोड़ देता है, तो मेथेनॉल हो जाएगा। ये भी OH जोड़ देगा तो एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 कार्बन है, और इसमें CH3 CH2 यहाँ पर 3 कार्बन है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्योंकि OH आने से IUPAC नेम में ऑल जोड़ने से उसका जो है फार्मूला बन जाता है। तो ये हो गया मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब दूसरा बात करते हैं किस चीज़ की, वो देखिएगा दूसरा ऑप्शन था, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा दूँ, हाइड्रोजनीकरण। दूसरा ऑप्शन था हाइड्रोजनीकरण। क्या होता है वो आप देख लीजिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिस कार्बन में 2 बंध या 3 बंध पाए जाए, ऐसे 2 बंध हों या 3 बंध हों उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग को जोड़ने की प्रक्रिया ही हाइड्रोजनीकरण कहलाती है और यह क्रिया बिना उत्प्रेरक के संभव नहीं है। मतलब इस क्रिया को कराने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता जरूर पड़ती है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये पॉसिबल नहीं है। और उत्प्रेरक आप पता होगा उत्प्रेरक क्या हो सकता है, आपके पाठ में ही आ जाए, आपके प्रश्न पत्र में ही भी आया होगा उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक वह चीज़ होती है जो किसी अभिक्रिया को तेज कर देती है बिना अपना संयोग किए हुए, मतलब अपना खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी और अभिक्रिया की जो क्रिया होगी वो बहुत फास्ट करा देगी, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। तो निकल एक ऐसा उत्प्रेरक है, वो किसी भी अभिक्रिया में डाल दी जाए तो वो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से हो जाएगी और अपना एक स्थान पर बैठा रहेगा, ये कहीं पर जाएगा नहीं। तो ये होगा, तो समझ गए होंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड हैं, तो 3 बॉन्ड होने से वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और किसी बॉन्ड में 3 बॉन्ड है तो वो एथाइन ग्रुप का होता है, आयन जोड़ते हैं उसमें तो हो जाएगा एथाइन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गए एथाइन, और एथाइन जो होता है वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें हाइड्रोजन के योग को, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, तो ये H2 हमने यहाँ पर जोड़ दिया। इसमें निकल एक उत्प्रेरक डाल दिया और इसको 473 केल्विन पर टेम्परेचर पर इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद इसमें CH3 ये हमारा एक उत्पाद मिलेगा और उत्पाद जो होगा वो हमारा एथीन होगा और यही प्रक्रिया जो है हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ये अगर इसमें सूत्र देने के लिए कहा जाता है तब तो ये आप लिखिएगा, अगर सिर्फ परिभाषा पूछी जाती है तो इतना ही लिखें, वो आपको पूरा नंबर देने की पूरी उम्मीद रहती है। जो लास्ट वाला ऑप्शन आएगा योगात्मक अभिक्रिया, यह हमने यहाँ पर बताई थी योगात्मक अभिक्रिया, ये वाला। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थों का अणु बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कोई रासायनिक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के, मतलब एक ही प्रकार का पदार्थ ना हो, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ हों और उनके अणु आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रकार का पदार्थ का अणु बना दें, तो ऐसी प्रक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इस चीज़ को आप समझेंगे इस फार्मूले के द्वारा। देखिएगा यहाँ पर सोडियम है, सोडियम एक अणु हो गया, यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक, तो एक तो ये हो गया सोडियम का, दूसरा है क्लोरीन, तो ये हो गया दूसरा हो गया, तो 2 प्रकार के अणु हो गए। 2 प्रकार के अणु मिलकर एक नया पदार्थ बनाया और एक ही अणु बनाया, ऐसा नहीं कि इसके बाद एक उत्पाद और मिले। प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर, यह प्लस लगा है, ये जुड़ गए, जुड़ने के बाद केवल एक ही प्रकार का, ये देखिए NaCl एक ही प्रकार का पदार्थ का अणु बनाते हैं और वो होती है नमक, मतलब ये नमक बनेगा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि H2O निकल कर बाहर H2O निकल जाएगा या H2 निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक पदार्थ बन जाए और एक ही जैसा पदार्थ बने, 2 पदार्थ ना बने। क्योंकि आपने बहुत से समीकरण देखे होंगे, लाइक आपको मैं एक दिखा दूं, यहाँ पर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला बताया था, यहाँ पर देखिएगा कि CaSO4 × ½ H2O, इतना तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस था। उसके बाद में एक पदार्थ और निकला था 1/1/2 H2O, तो ऐसी कंडीशन ना होने पाए, सिर्फ यहीं तक सीमित रहे, उसी चीज़ को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो ये देख लीजिए। और दूसरा है 2Mg + O2। अब देखिएगा कि Mg एक पदार्थ होगा और O2 एक पदार्थ होगा, 2 तरीका के पदार्थ हो चुके हैं इसमें, और ये दोनों अणु परस्पर जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद एक ही पदार्थ बनाएंगे, वो होगा MgO। ऐसा नहीं कि इसके बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ यहीं पर ये फार्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।